नमस्कार। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, कस्बों से लेकर नगरों तक, देहरादून से लेकर दिल्ली तक पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस मर्डर केस में पिछले दिनों बीजेपी के भीतर के ही लोगों के जरिए जिन रहस्यमयी वीआईपी के नामों का खुलासा हुआ है, लोग उनको न्याय के कठघरे में खड़ा करने की मांग कर रहे हैं। और जिस दामी सरकार पर वीआईपी को बचाने के आरोप लग रहे हैं, वो क्या कर रही है? वो कह रही है कि वीआईपी तो जी कोई है ही नहीं। जी हां, उत्तराखंड सरकार ने वीआईपी के अस्तित्व को ही खारिज कर दिया है। बाकायदा उत्तराखंड पुलिस की एसआईटी के सदस्य एएसपी शेखर सुयाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर यह बुलवाया गया कि वीआईपी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोशल मीडिया में या कई सारे स्टेक होल्डर्स में कुछ नाम देखे, उन नामों पे हमने सब में काम किया। कोई भी ऐसा रेलिवेंट और तथ्य हमारे पास नहीं था कि वीआईपी नाम का कोई व्यक्ति उन शख्स जिस पे हम काम कर चुके हैं कोई एग्जिस्ट करता है। कमाल है। अरे भाई, कोई इनको समझाए कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी की मौजूदगी कोई हवाई बात थोड़ी है। इस केस में जो एडिशनल सेशन जज का 159 पेज का फैसला है वो मेरे पास है। मैंने इसे बहुत ढंग से पढ़ा है। उसमें वीआईपी का जिक्र कई बार आया। मैं पहले के वीडियोज में भी ये बता चुका हूं। अंकिता की चैट में उसका जिक्र है और इस केस में 3 लोगों को जो सजा सुनाई गई है उसमें अंकिता भंडारी की वो चैट बहुत अहम सबूत मानी गई है। कोर्ट भी जब इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अंकिता की हत्या का मकसद यानी मोटिव क्या था, तो कोर्ट ने अपने फैसले में जो लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। जजमेंट में लिखा है, मृतका यानी अंकिता भंडारी व पुष्पदीप यानी उसके दोस्त के चैट्स को देखने पर स्पष्ट है कि अभियुक्त गण मृतिका पर किसी वीआईपी गेस्ट जो कि सोमवार को आने वाला था उसको एक्स्ट्रा सर्विस यानी सेक्स के लिए दबाव बना रहे थे। तो कोर्ट का फैसला बता रहा है कि इस मामले में कोई वीआईपी एग्जिस्ट करता है और उत्तराखंड सरकार अब कह रही है कि वीआईपी तो कोई है ही नहीं। लेकिन भैया, हाल में वीआईपी के होने का जो खुलासा हुआ है वो कहीं बाहर से तो हुआ नहीं है, सत्ताधारी दल से किसी न किसी रूप से जुड़े लोगों की ओर से ही हुआ है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की है उसमें तो वीआईपी के तौर पर बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। एक राष्ट्रीय महामंत्री है जो कि हरियाणा से है और दूसरा संगठन मंत्री है जो कि यूपी के सहारनपुर से है। अब पुलिस उन उर्मिला सनावर के पीछे पड़ी है जिन्होंने वीआईपी के नामों का खुलासा किया और वो इधर से उधर भागे जा रही हैं, भागे भागे छिप रही हैं। मैंने इस बीच जब उर्मिला सनावर से कांटेक्ट किया, उनसे बात की, तो वो भी यही कह रही हैं कि भाई वीआईपी का नाम तो बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने लिया है, आप जांच करवा लो। कि वो कहानी हम बहुत पहले से सुन रहे थे, लेकिन बिना साक्ष्य के बोल नहीं सकते, सुनी सुनाई बातों पे बोल नहीं सकते जब तक आपके पास सबूत ना। कोर्ट भी सबूत मांगती है, हर आदमी सबूत मांगता है। आज जो उत्तराखंड की जनता जो सड़कों पे उतर गई क्योंकि उन्हें सबूत दिखाई दिया, उन्हीं का एक पूर्व विधायक जो 45 साल का राजनीतिज्ञ है वो बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, वो बोल रहा है। तो मैं ये कहती हूँ, मेरे भाई जो धक्कड़ धामी है वो बुलाए। मैं कहती हूँ माननीय जो मुख्यमंत्री जी है धक्कड़ धामी, पुष्कर धामी, उनको बुलाए, उनसे पूछे। ये जो कहानी सारी की सारी हमने नहीं बोली, ये सब बोल रहा है सुरेश राठौर, उन्हीं का पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी का। तो उर्मिला जो कह रही हैं इसका मतलब ये है कि बीजेपी के भीतर बहुत लोगों को बहुत पहले से इस बात का पता था कि अंकिता भंडारी मर्डर केस के वो 2 वीआईपी कौन है। तो सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड सरकार इसलिए इस मामले की जांच में सीबीआई की एंट्री नहीं होने देना चाहती थी? क्या वो इसीलिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये कहती रही कि पुलिस और एसआईटी की जांच सही दिशा में चल रही है? इन सवालों के जवाब तो धामी सरकार को देने ही पड़ेंगे। लेकिन सरकार क्या कर रही है? उर्मिला सनावर की ओर से जारी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की सत्यता की जांच करने के बजाय उत्तराखंड सरकार ने अब पूरा जोर वीआईपी के अस्तित्व को ही खारिज करने पर लगाया हुआ है। और हैरानी की बात देखिए कि उत्तराखंड सरकार अब पब्लिक से ही कह रही है कि किसी के पास सबूत है तो सबूत लाओ, तब जाके हम कुछ कार्रवाई करेंगे। मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है और कोई भी क्रेडिबल एविडेंस आप लाइए, सरकार हर जांच को तैयार है। अरे ये क्या बात हुई?
जनता को इंसाफ मिले ये सुनिश्चित करना तो सरकार का काम है ना, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर पब्लिक को ही सबूत जुटाने हैं तो आपको क्यों सत्ता में बिठाया हुआ है भैया? आपकी पुलिस, आपकी एजेंसियां क्या घास छीलने के लिए बैठी हैं वहां पे? और आप लोग क्या अपने चहितों को ठेके दिलवाने या खनन के पट्टे दिलवाने या दिल्ली में अपने आकाओं को खुश करने के लिए ही सरकार में बैठे हुए हो? आप कर क्या रहे हो वहां पे? आपकी जिस पुलिस या जिस एसआईटी को सबूत जुटाने थे, उन्होंने क्या किया? इसका जिक्र एडिशनल सेशन जज के 159 पेज के इस जजमेंट में है, जिसमें इस मामले की जांच के तमाम लूप होल्स का भी पता चलता है। जैसे एसआईटी वरंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य का फोन तक बरामद नहीं कर पाई, जिससे पता चल जाता कि उसने अंकिता को किस वीआईपी के लिए मरवाया। दूसरा, एसआईटी अंकिता भंडारी का भी फोन बरामद नहीं कर पाई, जो कि पुलकित ने गायब किया। उसने वो कहीं छिपाया या उसे कहीं डिस्ट्रॉय किया, कुछ पता ही नहीं। तीसरा, वरंतरा रिजॉर्ट के जिस कमरे में अहम सबूत हो सकते थे वहां तो बुलडोजर चलवा दिया गया, वहां रहस्यमय तरीके से आग लग गई थी। चौथा, वरंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज मांगा तो उसने कह दिया कि भाई सीसीटीवी की तो मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और पुलिस ने मान भी लिया कि हाँ उस दौरान रिजॉर्ट का सीसीटीवी खराब था। लेकिन ये नहीं पूछा कि भाई उसी दौरान कैसे खराब हुआ सीसीटीवी। सबूत तो तब मिलता जब इस मामले की जांच ढंग से हुई होती। जांच कैसे लुंज पुंज हुई, इसकी एक झलक कोर्ट के जजमेंट के पेज नंबर 87 में पॉइंटर नंबर 78 में मिलती है। उसमें जो लिखा है उसे मैं एक बार पढ़ देता हूं। PW 23 यानी चश्मदीद नंबर 23 पुष्पदीप बवौरिया यानी कि अंकिता के दोस्त के फोन से मिली उक्त चैट दिनांक 17/9/2022 के संबंध में बचाव पक्ष का तर्क है कि ऐसे किसी वीआईपी का नाम अभियोजन ने नहीं बताया। अभियुक्त गण के फोन से किसी वीआईपी के सोमवार को आने, एक्स्ट्रा सर्विस या इस तरह के कृत्य संबंधी चैट नहीं मिली, जिसके जवाब में अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि घटना के बाद से केवल मृतका यानी अंकिता भंडारी और पुलकित आर्य के फोन गायब थे। दूसरे फोन पर डुप्लीकेट सिम लगाकर चैट रिकवर नहीं हो पाई, जिसके कारण बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अभियुक्त गण पुलकित आर्य के द्वारा अपना फोन घटना के बाद से गायब कर दिया गया और मृतका यानी अंकिता भंडारी का फोन भी पुलिस को नहीं मिला। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच किस तरह से हुई है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि न तो पुलिस और न ही एसआईटी पुलकित आर्य और अंकिता भंडारी का फोन ही जब्त कर पाई, बरामद कर पाई, जबकि इस केस में वीआईपी की मौजूदगी को लेकर पुलकित आर्य का फोन सबसे बड़ा सबूत हो सकता था। और आपको बता दूं कि कोटद्वार की जिस एडिशनल सेशन जज की अदालत ने इस मामले के तीनों दोषियों को सजा सुनाई है, उनको धारा 201 यानी कि अपराध के सबूत मिटाने का दोषी भी पाया गया है। इसका कोर्ट के फैसले में जिक्र है बाकायदा। तो जब पुलिस या एसआईटी फोन ही नहीं बरामद कर पाई तो सबूत मिलेगा भी कैसे? तो अब जो उत्तराखंड सरकार इस मामले में वीआईपी के अस्तित्व को नकार रही है और पब्लिक से सबूत लाने को कह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को यह पूरा भरोसा हो गया हो कि इस मामले में अहम सबूत मिटा दिए गए हैं, न मिलेगा सबूत न फंसेगा वीआईपी। लेकिन एक बात गौर से सुन लीजिए, पब्लिक परसेप्शन भी कोई चीज होती है। राजनीति में पब्लिक परसेप्शन मतलब आम धारणा कई बार बड़े खेल कर जाती है। इस केस की जांच में जिस तरह के खेल हुए हैं उससे पब्लिक के पास यह मैसेज जा चुका है कि खुद सरकार ही वीआईपी को बचाने में लगी हुई है। और उर्मिला सनावर ने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए खुलासा किया है, उसके बाद तो यह धारणा पक्के विश्वास में बदलती जा रही है कि धामी सरकार का पूरा जोर अंकिता भंडारी के गुनहगारों को बचाने पर है। सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है, बुरी तरह से घिरी हुई है। सीएम धामी को तो यह तय करना ही पड़ेगा कि वो कहां खड़े हैं। उन्हें पब्लिक के गुस्से को थामना है या अपनी पार्टी के नेताओं को बचाना है। ये चुनाव उन्हीं का होगा। उनके लिए ये बेहद नाजुक वक्त है, क्योंकि अब उत्तराखंड में चुनावी साल शुरू हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, धामी सरकार क्या लोक लाज की परवाह करेगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।